हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सेल्फ में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के ही प्री ख़त्म हो चुके हैं और जनवरी के मंथ में दोनों के मेंस की टेंटेटिव डेट्स हैं। तो इस हिसाब से अब हमें मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। जिनका प्री हो गया है उनके लिए तो कंपलसरी है ये कि मेंस में करना ही करना है, और जिनका प्री अब नहीं हो रहा है उनके लिए भी ये टाइम मेंस का ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंस की प्रिपरेशन करें, स्टार्ट कहाँ से करें। और जो मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं वो ये हैं कि सिलेबस क्या है। बेसिकली जितना नोटिफिकेशन में दिया है, सिलेबस वाले पार्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी और साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में भी। क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि क्लियरली मेंशन्ड, जो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है हमारे सिलेबस, उससे काम नहीं चलता। इसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 इयर्स के क्वेश्चंस देखने होते हैं और उसके बाद इसकी माइक्रो लिस्टिंग करके पॉइंट फॉर्म में सिलेबस आ जाता है सामने। तो ये सारा काम मैंने आपके लिए कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो हम सिलेबस देखेंगे। दूसरी चीज़ हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे, मतलब आप कह लीजिए कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे, ज्योग्राफी के ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर देंगे, जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारा पार्ट आएगा। उसके बाद ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद हम इसकी माइक्रो लिस्टिंग भी कर देंगे, ताकि हमारे माइक्रो लिस्टिंग ताकि हमें बुलेट फॉर्म्स में पता चल जाए कि पढ़ना क्या क्या है बेसिकली, है ना, क्या है सिलेबस मेंस का और प्री का, दोनों का ही पता चल जाएगा। क्योंकि अब जो बदलता हुआ ट्रेंड है उससे प्री को मेंस से अलग करना एक पाप है। तो मेंस की ही पढ़ाई हमें करनी होती है और प्री साथ साथ अपने आप हो जाती है। तो इसलिए इस टाइम पे जो ये मेंस का टाइम है, इसमें अगर हमने सही से पढ़ाई कर ली तो साइकिल है जो प्री की साइकिल और मेंस की साइकिल और फिर इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन, ये कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माइक्रो लिस्टिंग करने के बाद अब हम इसका वेटेज देखेंगे कि क्या वेटेज क्या है। इसका वेटेज प्री में भी देखेंगे और मेंस में भी देखेंगे, और साथ में हम इसको लिंक करेंगे कि बाकी पेपर 1, 2, 3, 4 जिससे भी इसका लिंक बैठ रहा है वो सारा लिंक एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके अलावा फिर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने के बाद फिर मेन जो आप लोगों को रेडीमेड चाहिए ही चाहिए कि सर पढ़ कहाँ से लें, वो शॉर्ट नोट्स बता दिए जहाँ से पढ़ लिया जाए, काम बन जाए। तो स्टडी मटेरियल टॉपिक बना लेते हैं, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल देख लेंगे और उसके बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज और डोंट्स, ये चीज़ें देख लेंगे। राइटिंग का आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो सारी चीज़ें बोलूँगा, और वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए आपके हाथ में इस वक्त पेपर और पेन का होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ा सा तेज़ हो गया हूँ तो पॉज करें वीडियो को और फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं आज। तो ज्योग्राफी के मेंस के क्रैश कोर्स की रूपरेखा भी यहाँ से डिसाइड हो जाएगी कि हम आगे किस वे में अगले वीडियोस में हम परस्यू करने वाले हैं, किस फॉर्म में हम चलेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, किन किन बुक्स की हेल्प से हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सिलेबस को पढ़ देता हूँ। तो सिलेबस को अगर मैं आपको पढ़ दूँ तो नोटिफिकेशन में जो मेंशन्ड है वो है 3 पॉइंट्स। पहला, सेलियन फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। एक तरह से कहा जाए तो पूरी ज्योग्राफी की बुक इसी में हैंडल हो गई, इस एक ही पॉइंट में हैंडल हो गई। तो माइक्रो लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, खैर वो हम बाद में करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो इसमें मेंशन्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उसके अलावा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ये था दूसरा पॉइंट। तो कह सकते हैं आप कि ये हो गई हमारी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कि कौन सी इंडस्ट्री हमें कहाँ एस्टेब्लिश करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमको इस ज्योग्राफी के इस पार्ट से मिलता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें मेंशन है वो है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स एटसेट्रा, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। ये चीज़ इन्होंने थर्ड पॉइंट में मेंशन की है। तो काफ़ी कुछ तो इन्होंने ब्रॉडली बता दिया कि भाई अर्थक्वेक पढ़ लेना, सुनामी पढ़ लेना, वोल्केनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, लेकिन साथ में एटसेट्रा भी लिख दिया। तो यानी कि इन्होंने बहुत सारी गुंजाइश छोड़ दी है। तो वो जो गुंजाइश इन्होंने छोड़ी है वो कहाँ से पता चलेगी? यहाँ से 5 ईयर्स के क्वेश्चन से। तो ये इनको जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो कंबाइन करने के बाद अब हम ये ब्रॉड क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये वाला पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ। यहाँ से सिलेबस मैंने आपके लिए पढ़ दिया। अब हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई कर लें। तो अगर ज्योग्राफी को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो ज्योग्राफी के जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो होंगे, पहला लिख लीजिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, साथ में इसी के साथ में लिख लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। मेन जिससे आप सबसे ज़्यादा परिचित हैं जिस वर्ड से वो है फिजिकल ज्योग्राफी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख दिया है ताकि कुछ और जो छूट रहा है वो भी इसमें कवर हो जाए। उसके अलावा इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम ब्रॉडली करेंगे तो वो हम कह सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये मेरे ख्याल से विजिबल होगा, अगर नहीं हो तो मेरी बात को सुन लें बस और वही आप अपने पेपर पेन पे लिख लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद आप ले लीजिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके अलावा ले लीजिए आप ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी ले लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके अलावा अगर आप स्टेट सर्विसेज की बात करें तो स्टेट ओरिएंटेड फिजिकल ज्योग्राफी, स्टेट ओरिएंटेड फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, राज्य से संबंधित जो भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं वो हम इस पॉइंट पे देख लेंगे। तो इससे हमारे 4-5 पॉइंट से ही पूरी ज्योग्राफी का आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने अलग से पॉइंट्स बना इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे कई बार वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन्ड है, लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना इसके साथ में ही हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख लेंगे, क्योंकि कोई भी हम चीज़ जो पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में वो इंडिया के रेफरेंस से और वर्ल्ड के रेफरेंस से ही पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है जो ये इसको और इसको आपस में कवर करेगा ही करेगा। ओके, तो ये उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये जो सेकंड पॉइंट मेंस के लिए अभी मैंने आपके लिए पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में कहाँ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी है वो सब यहाँ पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में, रेसिस के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, ये सारा इसमें कवर होता है। उसके बाद स्टेट में आप जिस भी स्टेट के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं उससे एक अलग से बुक आती है, उसमें आप वो पढ़ लें ज्योग्राफी का पार्ट, तो वो सब क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब हम एक सिलेबस हो गया हमारा, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं सिलेबस हमने देख लिया। सिलेबस तो आप लोगों को दीवार पे चिपका के सामने रखना है और सिलेबस इतनी बार पढ़ना है कि वो याद हो जाए। ओके, सिलेबस देख लिया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसके कर लिए। अब इसकी थोड़ी सी माइक्रो लिस्टिंग कर लेते हैं। तो माइक्रो लिस्टिंग में तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी कह लेते हैं,
तो लिख लेता हूं मैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या बेसिक कॉन्सेप्ट BC। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम सोलर सिस्टम ले लें सबसे पहले। प्री वालों को भी लगना चाहिए ना कि हमको नहीं छोड़ा है। उसके बाद सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिथोस्फीयर, जिसमें हम क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट मेंटल कोर मतलब अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जमीन के अंदर जाते जाते ये सब चीजें इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा हाइड्रोस्फीयर, पानी। ओके, उसके बाद एटमॉस्फेयर, और लास्ट में बायोस्फीयर। एक बड़ा ही फेमस सा डायग्राम है, पता ही होगा आपको, ऐसे करके मेंशन कर देते हैं। ये है वो पार्ट जिसमें हम लोग रहते हैं और इसको कहते हैं बायोस्फीयर, ये वाला। इनको कह लो एटमॉस्फेयर, इसको कह लो लिथोस्फीयर और इसको कह लो हाइड्रोस्फीयर। ओके, कवर हो गई ना पूरी पृथ्वी इसमें। ओके, तो ये रहा हमारा माइक्रो लिस्टिंग के पहले पार्ट का पहला हिस्सा, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का। अब हम दूसरे में हम चलते हैं आगे। लिथोस्फीयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको ये देखना है। तो लिथोस्फीयर में अगर हम और डिटेल में जाएं तो मैं इसको ऐसे यहां लिख देता हूं। तो लिथोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओके, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बाद फिर रॉक्स कौन कौन सी हैं यहां पर? वही तीनों, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बारे में डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, जेनेटिक, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इसमें क्या है? एक्सो और एंडो का सिंपल मीनिंग, जहां पर लैंडफॉर्म बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। ओके, माउंटेन बिल्डिंग, फोल्ड्स, फॉल्स, ये सब एंडोजेनिक का पार्ट है, लैंडस्केप है ना। उसके अलावा अगर आप एक्सोजेनिक की बात करते हैं तो वेदरिंग, इरोजन, लैंडफॉर्म्स, ये सब हम एक्सोजेनिक में पढ़ते हैं। मतलब इसमें एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जैसे कि पानी है जो ये एक एजेंट हो गया, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, सी वाटर, ये सारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आते हैं। जो कि अगर मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं तो एंडो और एक्सो में बस इतना अंतर है कि चीज़ें कैसे, जो दो प्लेट्स आपस में टकराई और माउंटेन बिल्डिंग हो गई, डाइवर्जेंट प्लेट्स आपस में टकराई, ये सब फेमिलियर वर्ड्स होंगे आपके लिए, और नहीं है तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इनको। और माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस क्या क्या है, ये सब हम एंडोजेनिक में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा पानी आया और मिट्टी को आगे लेकर के चला गया और कहीं और जाकर के उसने इकट्ठा कर दिया और अलग टाइप का एक लैंडस्केप बना लिया, तो वो एक्सोजेनिक में हम पढ़ते हैं। ओके, उसके अलावा आप यहाँ पर अगर लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो जो हमें पढ़ना है वो अर्थक्वेक पढ़ना है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को भी पढ़ना है। यहाँ पर क्या? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यहाँ पर ही आपको लिखना है इसी लिस्ट में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थक्वेक है ना, भूकंप, इसमें पढ़ना है आपको। उसके अलावा वोल्केनोज, ये तो मेंशन्ड ही है सिलेबस में, इस डायरेक्ट मेंशन्ड है ना। ये सब चीजें इनडायरेक्ट मेंशन्ड है। अब मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन
आपको भूकंप अगर आप पढ़ रहे हैं या वोल्केनोज अगर पढ़ रहे हैं और आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या रॉक्स के बारे में नहीं पता है तो बेसलेस हो जाएगा। और ये जो आंसर आपने अर्थक्वेक में मेंशन किया होगा उसमें आपने इनके अगर विवरण को नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं मार्क्स में आपकी कमी रह जाएगी। तो इसको हम फोकस करेंगे। तो ये था हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट। अभी हम देख लेते हैं हाइड्रोस्फीयर। हटाते चलते हैं इसको, जो हो गया सोलर सिस्टम में कुछ नहीं। सोलर सिस्टम वाले अगर पार्ट की आप बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वगैरह ये ले लीजिए, मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये इसमें पढ़ेंगे, है ना। बाकी स्टार सन वो सारा पार्ट प्री में ही पूछा जाता है, इसमें अभी मेंस में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पे। ये मैंने लिख इसलिए दिया क्या, टॉपिक पूरे होने चाहिए ताकि पता हो कि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगा और इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये बेसिकली प्री का ही पार्ट है। लेकिन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाला पार्ट आपको थोड़ा सा देखना इसलिए ज़रूरी है, बिग बैंग थ्योरीज वगैरह, क्योंकि इससे अगर ऐसे में कहीं मौका मिल जाएगा तो वहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा इसको। ओके, तो इसको हटा देते हैं, ये गया लिथोस्फीयर गया। अब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिलीफ्स ऑफ ओशियन बेसिन। मतलब रिलीफ्स, रिलीफ से मेरा कहने का मतलब क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, कॉन्टिनेंटल राइज, अबैसल प्लेन, ओशियानिक रिज, ट्रेंचेस, डीप्स और कैनियन। फिर से रिपीट कर देता हूं, रिलीफ्स ऑफ ओशियन बेसिन से मेरा कहने का मतलब है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, स्लोप, राइज, अबैसल प्लेन, ओशियानिक रिज, ट्रेंच, डीप्स और कैनियंस। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस पॉइंट पे पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए। मतलब इसमें अगर हम हाइड्रोस्फीयर को कवर करना पूरी तरह से चाहते हैं तो। ओके, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशन करेंट्स, करेंट्स लिख दे, धाराएं, धाराएं हम यहां पर पढ़ेंगे, वेव्स साथ में ही ले लेते हैं, करंट्स एंड वेव्स। ओके, तो इनमें जैसे इसके रीजंस अगर आपको पता है कि करंट्स, हॉट कोल्ड करंट्स और हॉट करंट्स के क्या क्या रीजंस हैं, तो ये 4-5 लिस्टेड रीजंस हैं और वो अगर आपको पूरे से पता है तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हैंडल हो जाएगा। करंट्स एंड वेव्स के बाद आपको टेम्परेचर, ओशियन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद सैलिनिटी, लवणता, है ना। टेम्परेचर, ताप है ना, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से, जैसे हम नीचे जाते हैं तो बढ़ता है टेम्परेचर या घटता है टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें पानी के अंदर का क्या हिसाब किताब है ये आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद सैलिनिटी, सैलिनिटी किस जगह पे कितनी है, किस ओशियन में क्या इफेक्ट है इसका, और बढ़ने से हमारे वो जो जीव जंतु हैं, बायोस्फीयर वाला पार्ट है उसमें क्या असर पड़ता है, ये सारा पार्ट आपको सैलिनिटी से रिलेटेड है। उसके अलावा प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स प्रवाल पढ़ने आपको, और कोरल ब्लीचिंग्स, कोरल ब्लीचिंग। अब इसको आप एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते। अब हम एटमॉस्फेयर को देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन से मतलब गैसेस का क्या कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये वाला पार्ट सब इसमें देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सारा पार्ट है जो ये कॉम्पोजिशन का पार्ट है। उसके अलावा इसमें स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब इंसोलेशन से कहने का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये वाला पार्ट सब एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, बढ़ने से क्या हो रहा है, घटने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे इल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा टेम्परेचर के अलावा हीट बजट ले लीजिए आप,
ओके। हीट बजट के अलावा टेम्परेचर इन्वर्जन ले लीजिए, टेम्परेचर इन्वर्जन, ओके। टेम्परेचर इन्वर्जन हम यहां पर देखेंगे। इसके अलावा हीट आइलैंड्स ले लीजिए, हीट आइलैंड्स, अर्बन आइलैंड्स, हीट आइलैंड्स, ठीक है। ये सारा पार्ट हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में देखेंगे। और इसके अलावा अगर कुछ मिस हो रहा हो तो एटसेट्रा लिख लेते हैं, वो हम पढ़ते समय और भी कवर कर लेंगे, लेकिन मेन जो है वो हो गया है, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, इंसोलेशन, टेम्परेचर, हीट बजट, टेम्परेचर इन्वर्जन, हीट आइलैंड्स एटसेट्रा, ओके। उसके अलावा हम प्रेशर एंड विंड्स, यहाँ पर नहीं, ये इसका मेन पॉइंट होगा, ये इसके सब पॉइंट्स थे, और ये इसका फिर मेन पॉइंट होगा क्या, प्रेशर एंड विंड, ओके। विंड्स में कौन कौन सी विंड्स होती हैं, प्लैनेटरी विंड्स हो गई आपकी, सीजनल विंड्स हो गई आपकी, और लोकल विंड्स हो गई। ये इंडिया और वर्ल्ड के रेफरेंस में हम यहाँ पर देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर के साथ में, और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ये सारा हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। उसके अलावा ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारा एडियाबेटिक टेम्परेचर, ये सब इसमें हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। उसके अलावा क्लाउड्स ले लीजिए, क्लाउड्स कई तरह से तो क्लाउड्स होते हैं, निम्बस क्लाउड्स, है ना, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, ये सारा कुछ इसमें देखेंगे, है ना, किस तरह के होते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, ठीक है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है मेंस में, वरना मोस्टली ये पार्ट से क्वेश्चन मेंस में नहीं आता, लेकिन हाँ प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ओके। क्लाउड्स के बाद रेनफॉल ले लीजिए, रेनफॉल ले लिया। रेनफॉल के बाद एयर मासेस, ठीक है, एयर मासेस के बाद फ्रंट बनते हैं जो, ठीक है, फ्रंट्स हम यहां पर देखेंगे। फ्रंट्स बनने के बाद साइक्लोन्स, चक्रवात जिसे बोलते हैं, ओके, साइक्लोन्स। और साइक्लोन्स के अलावा क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड, ये दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है आपको साफ साफ, लेकिन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड लिखा है वो मैंने, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, प्रेशर एंड विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, रेनफॉल, एयर मासेस, फ्रंट्स, साइक्लोन्स और क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। इतना पार्ट हम एटमॉस्फेयर पे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें, ये भी गया। फिजिकल ज्योग्राफी का आखिरी पार्ट एक जो रह गया वो है बायोस्फीयर, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी के बचे हुए जो पार्ट थे वो हमने देख लिए, और उस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हमने देख लिया। अब आप बायोस्फीयर में देख लीजिए कि बायोस्फीयर में क्या क्या है। तो बायोस्फीयर में मिट्टियाँ, सॉइल लिख दूँ, ठीक है, सॉइल हो गया। सॉइल के बाद मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर, या ऊपर लिख देता हूं इसको, मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड, मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड, सॉइल और इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, ब्रॉड टॉपिक। मिट्टी तो आसान हो गया, बायोम्स भी हो गया, ठीक है। बायोम्स वर्ल्ड में कौन कौन से टाइप के कहाँ कहाँ हैं, ये सारा जंगल वगैरह, ये सारा पार्ट इसमें पढ़ेंगे। और एनवायरनमेंट में अगर आप कहेंगे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओजोन होल ले लीजिए, ओजोन, ठीक है, ओजोन होल से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित,
ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड के एफर्ट्स, भारत के और वर्ल्ड के इंटरनेशनल और नेशनल एफर्ट्स, जैसे कि क्योतो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, उसके अलावा हजार्डस एलिमेंट्स के ट्रांसफर से संबंधित अलग अलग बनाए हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है, रॉटरडम कन्वेंशन हो गया पीआईसी के लिए जो कि होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम जो है ये इसमें पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस पर मैं एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना के डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको गो थ्रू हो लीजिएगा, जिसमें कि हमने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के दोनों ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पॉइंट बाई पॉइंट हमने कवर किया है। एक बार जा करके इसको आप गो थ्रू हो जाइए, तो उससे क्या होगा कि मेंस में डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको हर जगह पे उसका यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि उसके बिना इसका आंसर लिखना अधूरा माना जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से संबंधित अगर आपने नेशनल और इंटरनेशनल और नेशनल एफर्ट्स को ही नहीं बताया कि सरकार ने क्या क्या किया है इन चीज़ों के लिए, टाइगर रिजर्व्स में, एलिफेंट, मतलब हमारे भारत में मेरे ख्याल से, और हम एनवायरनमेंट के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है भारत। ओके, तो ये आपको इसमें मेंशन करना है। ओके, ठीक है, ये था आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो अब ये भी खत्म। फिजिकल ज्योग्राफी की माइक्रो लिस्टिंग के बाद हम करेंगे हमारा जो दूसरा पार्ट था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की माइक्रो लिस्टिंग अगर करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कृषि, एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में यहीं पे कर लेते हैं इसकी। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, संसार के क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस वगैरह देखेंगे। शिफ्टिंग कल्चर होता है अलग अलग जगहों पे, भारत का में भी जूमिंग कल्टीवेशन जैसे बड़ा ही फेमस है, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे प्रचलित है। और स्लैश एंड बर्न का एक कल्चर माना जाता है, काटो, जलाओ और अगला खेत वापस से शुरू कर दो। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड लिख लेता हूं मैं यहां पर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड यहां पर आ जाएगा, ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कौन सा मिनरल वर्ल्ड में किस जगह पे मिलता है, किस रॉक सिस्टम में क्या खासियत है जिसकी वजह से हीरा वहाँ पे ज़्यादा, साउथ अफ्रीका में हमें ज़्यादा मिलता है, कनाडा वाले पोर्शन में, मतलब आपका गैसेस ले लो तो वेनेजुएला में जैसे गैसेस वाला हिस्सा है, तो क्या क्या रशिया में आपका गैसेस का, नेचुरल गैसेस का बड़ा एक, इंडिया लेवल की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारा जो कच्छ वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पर हो गया, असम वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पर अच्छे अच्छे गैसेस वाले मिल रहे हैं। उसके बाद मिनरल्स के मामले में तो छोटा नागपुर प्लेट्यू भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वैसे इंडिया का पोर्शन तो हम इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, मगर वर्ल्ड लेवल पर ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, पशु, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वगैरह, ठीक है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो इकोनॉमी से अफेक्ट कर रही हैं, सीधे डायरेक्टली हमारे पैसे रुपए से संबंधित है मामला, जहाँ पर वो सब यहाँ पर। तो पशुपालन एक बहुत बड़ा रोजगार है ये पशुपालन, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसमें हम एक मत्स्य पालन भी आता है, फिशिंग, है ना, मत्स्य पालन भी इसमें देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बचा, इंडस्ट्रीज और बच गई, इंडस्ट्री सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल सेंटर, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ वर्ल्ड, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला पार्ट भी हम इसमें देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ठीक है। क्या क्या देख लिया, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, और तो कोई है नहीं ऐसा जिससे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी क्रिएट हो रही हो, है ना। मेरे ख्याल से अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे तो यही है, एग्रीकल्चर, मिनरल, एनिमल और इंडस्ट्री। ओके, अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी को देखेंगे।
ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या देखेंगे, पहले भी बताया मैंने आपको, रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, रेसेस ऑफ वर्ल्ड, उसके अलावा ट्राइब्स, जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पॉपुलेशन कह लीजिए, पॉपुलेशन, जनांक की, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में, है ना। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो माइग्रेशन होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, ठीक है। और माइग्रेशन के अलावा आपके पास एक बच गया अर्बनाइजेशन, ये एक बड़ा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्या, अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन हम देखेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में रेसेस, ट्राइब्स, पॉपुलेशन, माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन, इन हेड्स पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये वापस से वही ब्रॉड टॉपिक है अपना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी अभी डिस्कस किया आपसे, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों ही चीजें मिल करके सर अप्रॉक्स मान लीजिए ज्योग्राफी का 70 to 80% कवर करती हैं, और बाकी 30% में बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेन क्या है, यही है ज्योग्राफी, ओके। तो अब इंडियन ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की फिर से हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, कैसे कैसे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया को भी बांट लेते हैं, फिजिकली बांट लेंगे, कैसे कैसे बांटेंगे, यहाँ पर क्या है, ऊपर हिमालय, हिमालयाज एक पॉइंट बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप बना लीजिए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। उसके अलावा आप पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसके अलावा कोस्ट है ना, कोस्टल प्लेन्स कह लीजिए, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और हिमालयाज हो गया, अब क्या बच गया, एक आइलैंड्स और बच गए, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। तो आइलैंड्स हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं, भारत में ऊपर क्या है, ऊपर हिमालय है, फिर नॉर्थ इंडिया है, फिर नीचे पेनिनसुला है, उसके बाद किनारे किनारे कोस्ट हैं और बचे हुए आइलैंड्स हैं, बस हो गया पूरा फिजिकल डिवीजन, ठीक है। फिजिकल डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ेंगे, ड्रेनेज पैटर्न, नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। इस ड्रेनेज पैटर्न के अंदर हिमालयन रिवर्स के बारे में बात करेंगे और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। HRPR, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट ले लीजिए, ठीक है सर। तो क्लाइमेट में क्या क्या सीजन्स हो गए, क्लाइमेट में आ गया सीजन, ठीक है, क्लाइमेट में आ गया आपका सीजन, फिर मॉनसून, सबसे इंपॉर्टेंट मॉनसून, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ पार्ट मॉनसून। मॉनसून के बाद, क्योंकि अभी तक मॉनसून की रियल डिस्कवरी साइंटिस्ट ही नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए इसको समझाने में काफ़ी आपको क्या है, इमेजिनेशंस करनी पड़ती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्वेश्चन भी यहाँ से ठीक ठाक आते हैं, तो इसलिए ये अच्छे से समझना होगा मॉनसून। मॉनसून के अलावा फ्लड ले लीजिए, ड्रॉट ले लीजिए, फ्लड और ड्रॉट, ठीक है। सीजन्स, मॉनसून, फ्लड, ड्रॉट, ये हो गया आपका क्लाइमेट के पार्ट। फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज पैटर्न, क्लाइमेट, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, सॉइल्स पढ़ लीजिए, सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया,
ठीक है, मिट्टियाँ पढ़ लीजिए। मिट्टियाँ पढ़ने के बाद हिंदी में अगर मैं बोलूँ, अच्छा हिंदी इंग्लिश के बारे में मैंने बात नहीं की सर। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि क्या है कि हमको टर्मिनोलॉजी और मतलब ये इंग्लिश में ही लिखा गया सब्जेक्ट है, इसको आप जिस भी भाषा में कंफर्ट फील करें उस भाषा में पढ़ लें। इसमें हिंदी इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा परेशानी है नहीं है इस सब्जेक्ट को लेकर के। कोई भी शब्द किसी भी टर्मिनोलॉजी में आप लिख दें तो वो, मुझे लगता है कि ज्योग्राफी को अगर हम इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज़ के साथ डील करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। आपको बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट एक बार पता है तो टर्मिनोलॉजी डजंट मैटर। ओके, और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के चलें। ओके सर, तो सॉइल्स ऑफ इंडिया, मिट्टियाँ, क्लाइमेट, जलवायु, ड्रेनेज पैटर्न है ना, प्रवाह, नदियों का प्रवाह, उसके अलावा फिजिकल डिवीजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। सॉइल्स के अलावा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए नेचुरल वेजिटेशंस, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ भारत, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ उगती है, ये सारा पार्ट इसमें, जंगल वगैरह, नेचुरल वेजिटेशंस वगैरह सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट मेन इसका पार्ट ही है, फॉरेस्ट और झूमिंग, जो मैंने पहले वर्ड यूज़ किया था, फॉरेस्ट और झूमिंग, ये सब यहीं पे पढ़ेंगे। झूमिंग, स्लैश एंड बर्न जिसको बोलते हैं ना, कि ट्राइबल्स का एक कल्चर होता है कि इस पार्ट को लैंड के एक हिस्से में वो लोग उगाते हैं, फिर उसके बाद उसको काटते हैं, जलाते हैं और फिर माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह पे जलाते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है ना, ये वाला जो लैंड का पार्ट है ये क्या है, बंजर हो जाता है। ये बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा आप बायोस्फीयर इन इंडिया ले लीजिए। बायोस्फीयर इन इंडिया, बायोस्फीयर इन इंडिया, ठीक है, भारत का बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में हम वही नेशनल पार्क, आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, गवर्नमेंट की प्लान्स, इनिशिएटिव्स, है ना, क्या क्या कर रही है सरकार, हमारी भारत सरकार इस मामले में, एनवायरनमेंट के मामले में काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है और काफ़ी ज़्यादा जागरूकता करें। अभी भी प्लास्टिक बैन के, तो करंट अफेयर्स के साथ इसको डील करते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, बायोस्फीयर इन इंडिया के अलावा आपको क्या देखना है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला पार्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स, ड्राई लैंड फार्मिंग, क्रॉप्स, ड्राई लैंड फार्मिंग। उसके अलावा आप एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इनको ध्यान में इनको पढ़ना है इसमें। एग्रीकल्चर में अभी किसान बिल आया है और इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज जो प्री में हुआ है ना, हमेशा एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से, हमेशा एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से 30 के आसपास, 25 to 30 या 35 तक आप मान लीजिए, यहाँ तक चले जाते हैं क्वेश्चंस। मगर इस बार इन्होंने इन क्वेश्चंस तो अभी भी इतना ही है लगभग, लेकिन एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा पूछ लिया कि ऐसा लग रहा था पेपर देते समय कि ये एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया है सिर्फ, है ना, एनवायरनमेंट का और किसी सेक्शन को उन्होंने ज़्यादा टच ही नहीं किया। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर के अलावा हम इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज पढ़ेंगे। क्या, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज। ठीक है, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एनिमल रिसोर्सेज इन इंडिया पढ़ लेंगे। भारत में एनिमल रिसोर्सेज, एनिमल, अब देखिए इसके मैं कैटेगराइजेशन जो कर रहा हूँ तो ये मैं दिमाग में रखते हुए ही कर रहा हूँ कि फिजिकल डिवीजन भी होना चाहिए, उसके बाद नेचुरल डिवीजन्स भी होना चाहिए, इकोनॉमिक डिवीजन भी होना चाहिए और ह्यूमन जो डिवीजन भी इसके अंदर होना चाहिए। जो हमने मेन ज्योग्राफी के पार्ट जब किए थे वही वाला मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सब कैटेगराइजेशन इसी हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल कर लिया हमने, है ना, बायोस्फीयर देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, ये एनिमल हस्बेंड्रीज वगैरह देख लिया, एनिमल रिसोर्सेज इन इंडिया। उसके अलावा आप क्या बचा, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, क्या मिनरल्स, यहाँ लिख लीजिए मिनरल, है ना, उसके अलावा इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन, एक इंपॉर्टेंट फीचर,
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसके साथ में, ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है रिपीट कर देता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन किया, हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न, नदियाँ वगैरह। उसके बाद क्लाइमेट, जलवायु, सीजन्स, मॉनसून, फ्लड, ड्रॉट, बाढ़, सूखा, है ना, मॉनसून आपका, और जलवायु। उसके बाद सॉइल्स ऑफ इंडिया, मिट्टियाँ, नेचुरल वेजिटेशन, जंगल वगैरह सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे, जूमिंग कल्टीवेशन वगैरह। बायोस्फीयर इन इंडिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट वगैरह रिजर्व्स जो बन रहे हैं आजकल, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो सब हम इसके अंदर डील करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर, जिसमें क्रॉप्स, ड्राईलैंड फार्मिंग और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर भी डील करेंगे। उसके अलावा इरिगेशन और मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये सब यहाँ पर डिस्कस होगा। एनिमल हस्बेंड्रीज, पशुपालन, मिनरल्स, है ना, खनिज, ये सब इसमें होगा। उसके अलावा इंडस्ट्रीज, उद्योग, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में डील करेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ठीक है, इसमें क्या क्या देखेंगे, वही जो उसमें देखा, रेसेस एंड ट्राइब्स, जनजातियां, रेसेस एंड ट्राइब्स, ठीक है। रेसेस एंड ट्राइब्स के अलावा पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के अलावा डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स का मतलब विशेषताएं, ठीक है। डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन से संबंधित की जो भी कितने साल के 0 से 6 साल के बच्चों का ग्रोथ रेट क्या है, इसमें कितने लोग स्टंटिंग हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके अलावा आप अर्बनाइजेशन ले लीजिए, अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, उसके अर्बनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंस भी यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है। ये एक टॉपिक ही अपने आप में, यही क्वेश्चन ही आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंस, ठीक। तो ये सारी ह्यूमन एस्पेक्ट्स थी, रेसेस एंड ट्राइब्स, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, अर्बनाइजेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है सर। अब हम हमारे इस पार्ट से फ्री हो गए, सिलेबस देख लिया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन करे थे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद माइक्रो लिस्टिंग भी कर ली, छोटे छोटे टॉपिक्स क्या क्या हैं उसके अंदर, ठीक है। अब वेटेज एंड लिंक, अब आप समझिए इसके लिंक के बारे में सबसे पहले। अब आप ये बात एक समझिए कि ज्योग्राफी का जो पेपर 1 में तो ये खुद ही है, ठीक है। इसके अलावा पेपर 3 में अगर आप आते हैं, पेपर 3 में मैं डायरेक्ट लिंकेजेस की बात कर रहा हूं, तो पेपर 3 में आपका एक तो साइंस एंड टेक है यहाँ पर, ठीक है, और साइंस एंड टेक के अलावा एक है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 2 पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब आप खुद कॉमन सेंस से बताइए कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट को ज्योग्राफी से अलग कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन वो पूछेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट लिंकेज। उसके अलावा साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी के बारे में तो मेरा मानना है कि ये एक साइंस का ही सब्जेक्ट है एक तरह से, ठीक है। और साइंस में भी जो लोग फिजिक्स को समझते हैं उनको ज्योग्राफी समझने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। तो ये अपने आप में साइंस है,
उसके अलावा अगर हम डायरेक्ट लिंक की बात करें तो साइंस एंड टेक और ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, मतलब कि जैसे कि कोई भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं वो यहाँ पर यूज़ होती हैं, और जो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो यहाँ पर यूज़ होती हैं अपोजिट में इसके। ठीक है, तो और क्वेश्चंस की भी बात करें अगर, तो जब साइंस एंड टेक का हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं तो ज्योग्राफी वाले पार्ट के कॉन्सेप्ट्स को हटाए बिना आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से नुकसान कितना हो गया लिंक्स में, नुकसान कितना हो गया, ये इसमें आते हैं डेली डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो साइंस एंड टेक से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस आते हैं, मगर इनडायरेक्ट जो लिंक्स वाले कॉन्टेक्स्ट होते हैं एनवायरनमेंट के साथ और ज्योग्राफी के साथ जो लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं वो मिला करके पहुंच जाता है 10, है ना, 10 क्वेश्चंस पहुंच जाता है मेंस में। तो नुकसान आपका लगभग मान लीजिए कि 100 मार्क्स के आसपास का हो जाता है अगर आपने इनको अलग अलग करके पढ़ा तो। ठीक है, तो ये तो इसमें हो गया। इसके अलावा एक ऐसे हो गया, ऐसे में, ठीक है, ऐसे में डायरेक्ट लिंक है ज्योग्राफी का। कैसे? ड्रॉट, फ्लड, ठीक है, ये डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट का ही पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है, ऐसे में डायरेक्ट है। और डायरेक्ट इन जगहों से डायरेक्ट आता है क्योंकि भारत का जो हमारा क्लाइमेट स्ट्रक्चर है वही ऐसा है कि हर साल ड्रॉट, फ्लड, इस तरह की चीज़ें आती ही रहती हैं किसी ना किसी तरह की। इस बार तो कोरोना है तो कोरोना, ये इस तरह की पेंडेमिक्स आते ही रहते हैं। अब पेंडेमिक कोरोना को आप साइंस एंड टेक में डील कर लो या डिजास्टर मैनेजमेंट में डील कर लो। ज्योग्राफी को आप किसी भी इवन हिस्ट्री से भी नहीं अलग करा जा सकता जो कि पेपर 1 का ही पार्ट है। पॉलिटी में भी इवन इसके लिंक्स आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटी वाला है, जो वो पॉलिटी तो रहा नहीं, वो तो गवर्नेंस वाला पोर्शन है। तो गवर्नेंस में कहाँ कहाँ सरकार की गवर्नेंस सही नहीं हो रही, कैसा, तो क्यों नहीं हो रही, तो उसके अगर हम कारण निकालने बैठेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि गवर्नेंस है जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे उतना इफेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या, ट्राइबल एरियाज कौन से हैं, कैसे हैं, वो कहाँ पे पढ़ोगे, ये तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। रेसिस एंड ट्राइब्स अभी हमने ह्यूमन एस्पेक्ट्स में देखा इसको। ठीक है सर, तो इसके लिंक्स सब जगह आपको फैले हुए मिलेंगे। और वेटेज की अब बात कर लेते हैं। डायरेक्ट वेटेज की अगर बात करें तो अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो प्री में देख लीजिए सर कि प्री में तो ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें सिर्फ 6 से मिनिमम 6 और मैक्सिमम आप 15 ले लीजिए। ठीक है, ये है मैक्सिमम, जो पिछले 5-6 साल में पूछे गए हैं वो है मिनिमम। बड़ा ही कम लग रहा है देखने में, लेकिन 15 आ गया तो 15 भी आया एक बार, 6 आ गया तो लगेगा आपको कि ठीक है इतना तो हम मैनेज कर लेंगे दूसरे सेक्शन से इसे छोड़ के। लेकिन अगर 15 आ गया तो यूपीएससी हर बार सरप्राइज देता है कि अलग अलग तरह के, है ना, 15 से 20 भी आ सकते हैं इसमें। लेकिन आप ये मैंने जो बात की है प्री में, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात की है। लेकिन अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपको एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को हैंडल करना है तो मिलाकर के ये हो जाएगी संख्या बढ़ करके। जैसे ही हम इसमें एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को ऐड करते हैं, एसएनटी को जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं तो ये संख्या बढ़ करके हो जाती है लगभग 45 के आसपास, जो कि 45% है पेपर का, है ना। तो यूपीएससी के प्री के एग्जाम का 45% तो 3 पेपर ही कवर कर देते हैं। जैसे कि क्या क्या, कौन कौन से 3 पेपर, ये आपका ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, ये 3 पेपर ने आप 45% यहाँ से ही कवर हो गया। तो प्री का पोर्शन तो ऐसे हो गया। अब मेंस के बारे में अगर आप बात कर लें तो मेंस में डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 85 मार्क्स और मैक्सिमम 100 मार्क्स तक इसमें पूछा जाता है, जो कि अपने आप में सफिशिएंट है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये पेपर 1 का 40% हो जाता है ना, लगभग 40% के आसपास पहुंच गया पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का। ठीक है, तो ये रही आपके वेटेज और लिंक्स की बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। 2019 में 18 में थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को टच किया है, तो 19 में से पहले उन्होंने 16 में टच किया था इसको, 17 में और 18 में नहीं टच किया इसको। तो 19 का जो क्वेश्चन था उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखिए, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म, है ना।
तो ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। उसके अलावा जो 2016 में क्वेश्चन पूछा था वो क्या है, हिमालयंस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स, लैंडस्लाइड अपने सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, लैंडस्लाइड पढ़ना है। डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट सुइटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन, ठीक है। ये क्या पूछना चाह रहा है कि हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होते हैं, तो आप सजेस्ट कीजिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसको कम करने के। सिंपल 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपने नोटिफिकेशन वाले डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की मैं आगे जाऊं तो 2014 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड द फिजिकल आर्किपिलागो, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कह सकते हैं आप, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैंने बोला था शुरू में ही आपको कि फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम कंबाइनली पढ़ेंगे। बार बार इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्ड मेंशन किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इनको सेपरेट किया जा सके, है ना। एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं हो सकता है इनका, जितना हो सकता था वो हमने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है सर। 16-14 हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्लाइमेट से इन्होंने क्या क्या पूछा। क्लाइमेट में इन्होंने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम एंड एग्जाम्पल्स। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ्स पर क्या असर पड़ता है, प्रवाल बत्तियों पर क्या असर पड़ता है, ये वाला इन्होंने पूछा और एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझाए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस का पार्ट है। कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ्स दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन माइक्रो क्लाइमेट चेंजेस। ये 2016 का क्वेश्चन है, माइक्रो क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम रिसोर्सेस वाले की बात करें तो रिसोर्सेस से इन्होंने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा जो कि है, डिस्कस द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग द कोस्टल इकोलॉजी। तो मैंग्रोव्स कहाँ पढ़ोगे, मैंग्रोव्स को हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में, ठीक है। अपन ने बायोस्फीयर वाला, इंडियन बायोस्फीयर का भी पढ़ा है, और वर्ल्ड में बायोस्फीयर में ये जंगल वगैरह जब भी पढ़ेंगे तो वेजिटेशन वगैरह, तो जब भी हम वेजिटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो मैंग्रोव्स कवर हो जाएगा उसके अंदर। तो मैं जो अभी आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, तो वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमने जो माइक्रो लिस्टिंग की है वो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो पूछ रहा है वो इसी माइक्रो लिस्टिंग में कहीं ना कहीं हम जरूर पढ़ेंगे। और अगर वो अपने दिमाग में एक बार सेट कर लिया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि एक बार आपके दिमाग में अगर वो सेट हो गया तो दोबारा उसको बार बार रिवाइज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खैर ये नहीं कहूँगा कि रिवाइज नहीं करिएगा, नहीं पता चला कि एक बार पढ़ा और फिर रिवाइज ही नहीं किया, है ना, कि याद हो गया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, डिस्कस इन द सेंस मैं बस आपको ये लिंक करना चाह रहा था कि जो माइक्रो लिस्टिंग हमने अभी अभी की सब्जेक्ट्स की, टॉपिक्स की, वो हमारे क्वेश्चंस को टच कर रही है, ठीक है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिसका आप लोगों को बेसब्री से है इंतज़ार, उसका नाम है स्टडी मटेरियल। बता दो कहाँ से पढ़ना है, पेपर आउट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर हम स्टडी मटेरियल की अगर बात करें तो सबसे पहले एटलस, है ना। ज्योग्राफी पढ़ते समय अगर आपके हाथ में एटलस नहीं है, आपके बुक टेबल पे अगर एटलस नहीं रखी हुई है, तो ज्योग्राफी पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब एग्जैक्ट लोकेशन जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ते समय कोई भी ऐसी लोकेशन जो आप फेमिलियर नहीं हो, जिससे हल्का सा आपको लग रहा है कि ये किस जगह पर है, तो बिना आलस किए उसको सबसे पहले एटलस में देखिए। बड़े मैप तो आपके कमरे में चिपके होने ही चाहिए, है ना, लेकिन एटलस भी होना चाहिए। एटलस से क्या है कि माइन्यूट डिटेल अंदर की पता चल जाएगी, और एक बार आपने उसको देख लिया और मार्क कर लिया तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। एटलस में एक बार देख लिया, लोकेशन अपने को पता चल गई, लोकेशन पता चल गई तो वो हमें वहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पहले से पता था, वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके बारे में हमें पहले से पता था, मिनरल्स प्रोन है कि नहीं है ये हमें पहले से पता था। इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सोशल और ह्यूमन ज्योग्राफी से, ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो हमें पहले से पता था।
तो जैसे ही आपने उस जगह की लोकेशन देखी तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। तो अब उस जगह से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके बैकग्राउंड से रिलेट कर ले जाओगे कि कहानी क्या है, ठीक है। तो एटलस एक पार्ट हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ डालो, है ना। 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी देख लीजिए, जिसमें कि 11th क्लास की एनसीईआरटी पर स्पेशल जोर रहेगा। 11th एनसीईआरटी, है ना। 11th में जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके एक एनसीईआरटी है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। इसको आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स, ठीक है, वरना याद नहीं आएगी है। और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि आपके लिए नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है 11th क्लास के बच्चे के लिए, तो उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से लिखी गई है। तो उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये इजीली समझ में आने वाली बुक है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे 3 बार, ठीक है। उसके अलावा एटलस हो गया, 6 से 12th की एनसीईआरटी पढ़ डाली। अब एक बुक है, फॉरेन राइटर है, अगर आप अंग्रेजी में दिक्कत नहीं है आपको क्योंकि ये बुक हिंदी में नहीं आती, तो जीसी लियोंग करके एक बुक है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बुक 11th एनसीईआरटी और जीसी लियोंग मिल करके जीएस ज्योग्राफी का जो जीएस वाला पार्ट है उसको कवर, ऑप्शनल नहीं करते लेकिन जीएस वाला पार्ट इसको कवर करते हैं दोनों। और हम जीएस से ही कंसर्न्ड है ना, ऑप्शनल की बात हम आज कर ही नहीं रहे आप, ठीक है। तो अपने को जीसी लियोंग का देखना है, ठीक है, अगर बुक की बात करें। इसके अलावा अच्छी बुक्स में आपके पास सविंदर सिंह भी है, एक हिंदी राइटर्स के लिए, है ना। सविंदर सिंह हिंदी राइटर की बुक है, ये देख लीजिए, है ना। एक बुक, कोई सी भी बेस बुक आपको बनाना ज़रूरी है, जिससे आप जब भी फंसे तो उसी से बार बार देखें, अलग अलग। अच्छा, इसमें ये गलती नहीं करिएगा कि किसी ने बताया तो ये पढ़ लिया, किसी ने बताया ये पढ़ लिया, किसी ने बताया नहीं। जो आप डिसाइड करें कि मैं इनसे पढ़ूंगा, उनसे एक बार रीडिंग करिएगा। रीडिंग करने के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा। जैसे ही आपको ये पता चले कि भले ही आप आंसर कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो मैटर नहीं करता, आपको बस इतना तो पता चल ही जाएगा ना कि एक रीडिंग हमारी हो गई है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो टॉपिक है यहाँ पर, है ना। तो लिंकेज एस्टेब्लिश हो रहा है, तो हम सोर्स हमारा सही है ना। भरोसा होना बहुत ज़रूरी है आपको, है ना। तो जीसी लियोंग के बाद सविंदर सिंह पढ़ लिया। सविंदर सिंह के बाद आप एक और चीज़ जो पढ़ेंगे, वो जो आप पढ़ते ही हैं, वो है न्यूज़पेपर। पहले भी डिस्कस किया हमने न्यूज़पेपर के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसको जनरली लोग क्या है ना, अभी इसके शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, है ना। तो कि शॉर्टकट मिल जाए कुछ न्यूज़पेपर का, तो उसके लिए क्या यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लोग, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल देखिए, आप देख रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर के मामले में अगर आप किसी और का एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो उसका तो ये पार्ट अच्छा हो रहा है, न्यूज़पेपर वो एनालाइज कर रहा है और उसको आपके लिए बना रहा है, तो उसका तो अच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये कला एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, या आर्ट नहीं आ पाएगी कि न्यूज़पेपर को में से क्या निकालना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो ये आप मिस कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि न्यूज़पेपर खुद से पढ़ें, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और नोट्स खुद के बनाते रहना न्यूज़पेपर में। जब भी ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको पॉइंट थोड़ा सा उसमें लिख लेंगे, अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जो आपने स्पायरल बनाई होगी उस स्पायरल में डालते जाइए। पेजेस वाली ही स्पायरल बनाएं, बुक ना बनाएं, ताकि ऐड करते जाएं पन्ने वहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका, है ना। डूज एंड डोंट्स में डूज की बात कर लें अगर, तो प्रैक्टिस, रिवाइज, अपडेट। क्या क्या? प्रैक्टिस आप कीजिए, रिवाइज आप कीजिए, अपडेट रखिए अपने आप को, ये काम आपको करना ही करना है। उसके अलावा टर्मिनोलॉजीज के साथ फैमिलियर होने की कोशिश कीजिए। जो भी ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनके साथ आप बार बार बात करेंगे तो फैमिलियर हो जाएंगे, उनसे फैमिलियर होना है। उसके बाद इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ज्योग्राफी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए। मतलब जब आपने बुक से कोई भी प्रिंसिपल पढ़ा, मतलब मान लीजिए छोटी सी एक एग्जांपल दूं तो आपने पढ़ा कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसको आप बेसिक में अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ऊंचाई से नीचे की ओर पानी जाता है,
तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें कि पानी हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इस तरह की चीज़ें लिंक करने की कोशिश कीजिए और व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा आपको ग्रुप डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। ग्रुप डिस्कशन आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। जो भी दिन भर में आपने पढ़ा उसको 2 से 3 लोगों से ज़्यादा 4 लोग, इससे ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन में नहीं होने चाहिए वरना लड़ाई हो जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन में आप इनके साथ करिए, द सेल्फ के साथ आप ग्रुप डिस्कशन कमेंट्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी हम बात कर सकते हैं, है ना सर। तो ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा ऑलवेज लिंक इट विद द मैप, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। ट्राई टू लिंक इट विद द मैप के साथ जो भी आप पढ़ें उसको मैप के साथ एक बार लिंक जरूर कर लें। ये डूज हैं हमारे। उसके अलावा एक हमारा डोंट्स है, 1-2 ही है, एक ही है। ये मान लीजिए कि अपने आप को लिमिट रखना है, लिमिट डिसाइड कर लेनी है अपनी, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, ना टीचर बनना है और ना ही पीएचडी करनी है। तो एक लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। अननेसेसरी डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है। कोई पीएचडी तो कर नहीं रहा, साइंटिस्ट तो बनना नहीं है हमें, है ना। तो जितना एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम की जो लिमिट है कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वहाँ पर, उतना ही आप पढ़िए, है ना। अननेसेसरी डेटा कि वहाँ लाइट का ट्रैवल करने का डेटा इतना हुआ, फिर उसके बाद केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब डिटेल्स में नहीं घुसना है अपने को, है ना। तो लिमिट रखना है अपने आप को, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। आगे की क्लासेस हम सीक्वेंशली इसी हिसाब से करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे पहले, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, फिर इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस रहेगा मेंस में, मेंस के बैच का, ठीक है। फ्री में बैच है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। उसके अलावा हम प्रैक्टिस का भी एक कुछ कॉलम रखेंगे जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं ये आप अपने सुझाव वगैरह बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।